हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और बेसिक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जिस लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। हम लोग देखेंगे मेन जो पहला डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, कि यहाँ पे यूकैरियोटिक के केस में ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और प्रोकैरियोटिक के केस में हम लोग कहाँ देखते हैं, साइटोप्लाज्म में भी देखते हैं। यहाँ पे भी 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। जिस तरीके से हम लोग प्रोकैरियोट में भी देखा है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, लगभग सेम प्रोसेस होते हैं, बस कुछ प्रोटीन्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप लोग इसके पहले वाला लेक्चर पहले देखिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पे जो कुछ अलग चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की, तो वहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं, जो कि यहाँ पे बस नाम आएगा और उसका कैसे फंक्शन होता है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन से। यूकैरियोटिक इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के अलावा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, जो कि प्रोकैरियोट के केस में हम लोग नहीं देखे थे। मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज देखे थे, होलो एंजाइम होता है ये, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वहाँ पे नहीं देखे थे। यहाँ पे सिर्फ क्या देखे थे, सिर्फ और सिर्फ पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज ही क्या करा रहा था, इनिशिएशन करा रहा था। बट यहाँ पे आप देखिए इसके साथ क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का क्या फंक्शन होता है, मेन रोल होता है ये प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है और आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, अब प्रमोटर रीजन में भी कुछ कंसेंसस सीक्वेंसेस होते हैं। क्या होते हैं कंसेंसस सीक्वेंसेस, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो जो कि कुछ न्यूक्लियोटाइड जो है वहाँ पे स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स। और वो सीक्वेंस क्या है, TATAXAX। ओके, TATAXAX। एक्स क्या है, या तो एडनिन हो सकता है या तो थाइमिन हो सकता है। ठीक है, और ये कितने न्यूक्लियोटाइड पहले प्रेजेंट होता है इनिशिएटर सीक्वेंस से, 30 न्यूक्लियोटाइड तो पहले प्रेजेंट होता है, इसलिए ये माइनस साइन है। जैसे वहाँ पे हम लोग देखते थे ना -10 का मतलब इनिशिएटर रीजन से कितने न्यूक्लियोटाइड पहले, 10 न्यूक्लियोटाइड पहले। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोकैरियोट के केस में क्या बोल रहे थे, प्रिपनाउ बॉक्स, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इसको, टाटा बॉक्स। ओके, टाटा बॉक्स के अलावा कुछ जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बाइंडिंग साइट के लिए रीजन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीसी बॉक्स। क्यों जीसी बॉक्स बोलते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे ग्वानिन और साइटोसिन रिच रीजन है। ठीक है, GGG और कैट बॉक्स CAAT। तो ये क्या होते हैं, टाटा बॉक्स के अलावा कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंडिंग के लिए साइट होती है, जीसी बॉक्स और टाटा बॉक्स। इनका कोई ओरिएंटेशन जो है स्पेसिफिक नहीं होता कि 20 न्यूक्लियोटाइड 30 न्यूक्लियोटाइड, इसलिए यहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं दे। बट टाटा बॉक्स का फिक्स है -30, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोट के केस में कितना था, -10। ठीक है, इलॉन्गेशन अगर इनिशिएशन हो गया, अब मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रमोटर रिकॉग्नाइज किया, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, और आरएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा, न्यू आरएनए की चेन सिंथेसाइज करवाएगा। कहाँ पे, टेम्पलेट पे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास टेम्पलेट है और यहाँ पे अब सिंथेसिस हो रही है, और ये हमारे पास क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये हो गया इलॉन्गेशन। टर्मिनेशन, यहाँ पे टर्मिनेशन जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक करता था, तो वहाँ पे जो टर्मिनेशन था रो डिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ पे रो इंडिपेंडेंट भी होगा। तो आपको आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड को इतना टर्मिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एमआरएनए की टेम्पलेट चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी हम लोग देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सेपरेट लेक्चर तैयार किया है। बट आपको किस पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड पे। देखिए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में जो टर्मिनेशन होता है वो कैसा होता है, रो डिपेंडेंट टाइप का होता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में कैसा होता है, ये कैसा होगा कि पॉलीयूरेसिल रिच स्ट्रेच आ जाएगा, तो वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। बट आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड में क्या होता है कि जब हमारे पास इलॉन्गेशन हो रहा होता है, ठीक है, इलॉन्गेशन हो रहा होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज, मान लीजिए ये आरएनए पॉलीमरेज है, इसकी सी टर्मिनल चेन पे 2 प्रोटीन बाइंड कर जाती हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आरएनए की स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रही है। जैसे ही ये टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचता है, मान लीजिए ये टर्मिनेटर रीजन है, कौन, ये आरएनए पॉलीमरेज, तो ये दोनों जो प्रोटीन है ये कहाँ पे आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, मान लीजिए ये चेन हमारी सिंथेसाइज होते होते यहाँ पे आ गई है, कहाँ पे, टर्मिनेटर रीजन तक।
अब ये दोनों प्रोटीन ट्रांसफर हो जाएंगी कहाँ पे, ये दोनों ट्रांसफर हो जाएंगी आरएनए की जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रही है। अब मान लीजिए हमारा आरएनए पॉलीमरेज कहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या करेंगी, जैसे ही यहाँ पे बाइंड होती है वैसे एक और प्रोटीन एंडोन्यूक्लियस जो होती है वो यहाँ पे आके बाइंड कर जाती है, और ये जो आरएनए की चेन है इससे यहाँ से कट कर दी जाती है किधर, 3 प्राइम एंड की तरफ। जैसे ही ये कट होता है वैसे ही एक और प्रोटीन पॉलीमरेज आकर के यहाँ पे क्या करता है, एडनिन रेजिड्यू को ऐड करता है 3 प्राइम एंड पे, क्या करता है, एडनिन रेजिड्यू को इस तरीके से ऐड करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आरएनए पॉलीमरेज पे 2 प्रोटीन बाइंड किए हैं, फिर जैसे ही टर्मिनेटर रीजन आया वो कहाँ पे बाइंड हो गई हमारे पास, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट पे, और उसके बाइंड होने के बाद हमारे पास एंडोन्यूक्लियस आया, 3 प्राइम एंड पे कट करा दिया। अब देखिए ये जब आरएनए पॉलीमरेज आगे चलता चला जाएगा फिर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को छोड़ देगा, और ये हमारी यहाँ तक स्ट्रेच हमको मिल गई है जो हमको चाहिए थी। उसके बाद पॉलीमरेज क्या किया, इस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के 3 प्राइम एंड की तरफ एडनिन रेजिड्यू को ऐड कर दिया, 200 अप टू कितना, 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एडनिन के ऐड कर दिए गए हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टर्मिनेशन है वो किसके साथ साथ हो रहा है, आरएनए प्रोसेसिंग के साथ साथ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 प्राइम एंड पे क्लीवेज हो रहा है और पॉलीएटनाइलेशन हो रहा है। तो आपने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज जब वर्क करता है तो वहाँ पे टर्मिनेशन किस तरीके से होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे क्या हुआ, पहले यहाँ पे आपने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज पे जब इलॉन्गेशन हो रहा होता है उसी समय क्या बाइंड कर जाता है, 2 प्रोटीन बाइंड करती हैं। जैसे टर्मिनेटर रीजन पे पहुँचता है ये प्रोटीन ट्रांसफर हो जाती हैं आरएनए के स्ट्रैंड पे, और उसके बाद एक एंडोन्यूक्लियस जाकर के बाइंड करती है इस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट से, और ट्रांसक्रिप्ट को 3 प्राइम एंड की तरफ कट करा देती है। जैसे ही कट होता है वैसे एक अदर प्रोटीन एंजाइम कह सकते हैं पॉलीमरेज, वो क्या करता है, एडनिन रेजिड्यू को ऐड कराता है 3 प्राइम एंड की तरफ, ओके, और हमारे पास हमको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है। इसके बाद जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बाद, यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो कि आप प्रोकैरियोट में नहीं देखे थे, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखेंगे, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं, मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस का मतलब यहाँ पे कौन कौन से स्टेप होंगे जो आरएनए स्ट्रैंड कह सकते हो एमआरएनए जब बन रहा होगा उसके पहले ये होंगे। तो 5 प्राइम एंड कैपिंग, 3 प्राइम टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, ये तीनों इवेंट होंगे, तब जाकर के हमें जो ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी वो एमआरएनए होगी, ओके। या हम लोग बोलेंगे जो हमको स्ट्रैंड मिलेगा ट्रांसक्रिप्ट का प्रोसेसिंग के बाद वो हमारे लिए यूजफुल होगा, ठीक है, मतलब उस पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे क्या होता है 5 प्राइम एंड कैपिंग में कि जो हमें आरएनए ट्रांसक्रिप्ट मिली थी, ठीक है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इस तरीके से मिल रही थी, तो वहाँ पे 5 प्राइम एंड और ये क्या है 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड ऐसा था। तो जब, और ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता कि ट्रांसक्रिप्ट पहले निकल आती है तब यहाँ पे 5 प्राइम एंड कैपिंग होगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्प्लाइसिंग के लिए है। 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम टेलिंग क्या होता है, कह सकते हैं हम लोग, हमारे पास जब ये HNRNA सिंथेसाइज हो रहा होता है तभी ये, या आरएनए ट्रांसक्रिप्ट सिंथेसाइज हो रही होती है तभी ये हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है 5 प्राइम एंड पे, यहाँ पे मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ऐड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्वानिल ट्रांसफेरेज। ग्वानिल ट्रांसफेरेज, देखिए नाम क्या है, ट्रांसफेरेज, ट्रांसफर कर रहा है किसको, ग्वानिल। अब ये मतलब मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट रेसिड्यू को। अब ये मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होता क्या है, तो आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में पता था, एक वीडियो मैंने बनाया है इस पर, आप लोग डिटेल में देख सकते हैं, उसको लिंक दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए 7वें नंबर का नाइट्रोजन जो है वहाँ पे ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में ये नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 नंबर नाइट्रोजन पे देखिए ये मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, 5th पोजीशन ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्वानिल ट्रांसफेरेज। तो आप लोग यहाँ पे इजली देख सकते हैं और याद रखिएगा इस एंजाइम को, ये पूछा है कई बार, इसलिए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, कैप ये क्यों ज़रूरी होता है, कैप इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एमआरएनए और राइबोसोम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। और यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, ये जो हमारे पास एमआरएनए की स्ट्रैंड बनते हैं ना, तो वहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम होता है, और राइबोसोम में हमें पता है ना कि ये आरएनए और प्रोटीन के हेल्प से बनता है। अब आरएनए और प्रोटीन की हेल्प से बनेगा तो क्या होगा,
इसमें जो स्मॉलर सब यूनिट बनाने में हेल्प करता है वो कौन करता है? 18S rRNA। कौन हेल्प करता है? 18S rRNA हेल्प करता है। तो ये जो है कैप रिकॉग्नाइज किया जाएगा किसके द्वारा? 18S rRNA। तो अगर आपको पूछ ले, दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, विच सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिकॉग्नाइज कैप, तो स्मॉल सब यूनिट। अगर RNA का सब यूनिट पूछ ले तो 18S rRNA रिकॉग्नाइज द कैप, ठीक है। और अगर कैप एब्सेंट होगा, मतलब अगर 5th पोजीशन पे मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तब वहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब देखिए 3' टेलिंग क्या होती है। 3' टेलिंग जब हम लोग टर्मिनेशन देख रहे थे तो वहाँ पे देखे थे कि पॉली या पॉलीमरेज क्या कर रहा था? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो एडनिन ऐड करने के लिए यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट नहीं था, ठीक है। ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर वर्क करता है और 3' एंड पे एडनिन के रेजिड्यू ऐड करा देता है, ठीक है। ये इसकी खासियत है पॉलीमरेज की, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टर्म आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लाइसिंग, ठीक। स्प्लाइसिंग क्या होती है? स्प्लाइसिंग इज अ प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, ठीक है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन क्यों? क्योंकि जो हमारे पास क्या कहते हैं RNA की ट्रांसक्रिप्ट मिलती है यूकैरियोटिक के केस में, वहाँ पे कुछ कोडिंग सीक्वेंस और कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस। मान लीजिए ये जिगजैग वाला नॉन कोडिंग है और ये कोडिंग है, ये कोडिंग नॉन कोडिंग है, ठीक है। तो ये जो नॉन कोडिंग है आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको रिमूव करना, और ये जो हमारे पास एक्सॉन है जिनके पास मेन इन्फॉर्मेशन है अमीनो एसिड के लिए, सिंथेसिस के लिए, ठीक है, ये इनको फिर से बना देना इस तरीके से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग इज प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, ये जो इंट्रॉन है इनको रिमूव करना, ये दोनों हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास मेन कोडिंग सीक्वेंस है इनको ऐड करना। और ये किसके हेल्प से होता है? ये हेल्प होता है कुछ RNA और कुछ राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। तो स्मॉल न्यूक्लियर RNA और स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन की हेल्प से ये प्रोसेस होती है। हम लोग पढ़ते भी हैं कि RNA क्या करता है? कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है ना। और हम लोग ये भी देखते हैं कि RNA जो है स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है। तो ये देखिए यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियर RNA, आप समझ में आया क्यों बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर RNA और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन। इसको इससे भी डिनोट करते हैं SNRNPs या SNPs, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि SNRNPs हेल्प। अब व्हाट इज SNRNP? तो स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? SNPs भी बोलते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स, ठीक है। और RNA भी हेल्प करता है, तो स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो ये चीज़ नहीं भूलना है, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी फिलिप शॉप एंड रिचर्ड रॉबर्ट ने, ठीक है। फिलिप शॉप एंड रिचर्ड रॉबर्ट में। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखिएगा। अच्छा, ये जो प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन है ये क्या ये जो है रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, मतलब ये बताता है कि प्रीवियस में पहले, ठीक है, क्या इंट्रॉन भी कुछ किसी न किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहे होंगे, बट अब ये क्या हो गए हैं, इवोल्यूशन के दौरान ये नॉन फंक्शनल हो गए या किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इसको क्या, एक सेंटेंस है, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। ये डायरेक्ट पूछ सकता है विच वन इज करेक्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमें कह सकते हैं पुराने समय का याद दिलाते हैं, और ये बताते हैं कि ये सीक्वेंस जो है, इंट्रॉन जो हैं वो क्या होते हैं, पहले किसी न किसी प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन थी इनके पास, बट ड्यूरिंग एवोल्यूशन ये नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, ठीक है। और ये एक्सॉन और इंट्रॉन जो हमको ये सेगमेंट मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्प्लिट जीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन भी बोलते हैं। क्यों स्प्लिट जीन बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस के बीच में कुछ इंटरवेनिंग सीक्वेंस, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंट्रॉन भी बोल रहे हैं, ठीक है, इंट्रॉन भी बोल रहे हैं। एक वर्ड और है यहाँ पे, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है जीनोम का एंशिएंट फीचर। मतलब स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज अ एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। ये भी एक सेंटेंस आ सकता है कि एंशिएंट जीन क्या रिप्रेजेंट करता है? एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये भी नहीं भूलना है। तो आइए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। आप लोग देखिए यहाँ पे 5' कैपिंग हुई है, ठीक है। और ये जैसे ही टर्मिनेशन रीजन पे पहुँचेगा ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे पॉली टेलिंग हो जाएगी आपकी। फिर यहाँ पे देखेंगे कि इंट्रॉन वाला ये वाला जो पार्ट है, ये जो है पहले ऐसा नहीं होता कि ऐसे कट हुआ निकल गया, नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि पहले ऐसे ये
आपस में एक साथ अटैच होते हैं इनके दोनों पॉइंट, और इस तरीके से सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। एक एनिमेशन मैं लगाया हूँ, जिसको देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद ये कटिंग के बाद आप देखिए सिर्फ और सिर्फ येलो कलर का पूरा स्ट्रक्चर आपको मिल गया। ये क्या है, ये आपको पूरा का पूरा एक्सॉन वाला पार्ट मिल गया। अब हम इसको बोलेंगे मैसेंजर आरएनए। इसके पहले यहाँ तक हम इसको क्या बोलते थे, HNRNA। क्या बोलते हैं, HNRNA। तो अब समझ में आया कि न्यूली नेटिव फॉर्म RNA ट्रांसक्रिप्ट नोन एज HNRNA, आफ्टर प्रोसेसिंग इट कॉल्ड एज mRNA। क्लियर हुआ यहाँ पे आप सबको, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक एनिमेशन भी है, ये देखिए यहाँ पे पहले क्या करता है, इसका 5 प्राइम एंड इंट्रॉन का 3 प्राइम एंड के साथ यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो जाता है। एक्चुअली प्रॉपर 3 प्राइम एंड पे नहीं जाता है, यहाँ पे कहीं जाता है, यहाँ पे देखिए लगेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर 3 प्राइम एंड पे नहीं लगा है। 3 प्राइम एंड इसका लैरिएट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, बन जाता है। और ये देखिएगा यहाँ पे एक्सॉन फिर ज्वाइंट हो जाएंगे। और ये जो पर्पल कलर और ग्रीन कलर में इस तरीके से दिख रहा है, ये प्रोटीन और RNA के स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्लियर हुआ आपको, यहाँ से आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि RNA और राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स किस तरीके से स्प्लाइसिंग कराती हैं। इसके बाद अब RNA के बाद हमारे पास कितने तरीके के ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें टाइप्स ऑफ RNA भी पता होना चाहिए। और ये लोग आप लोग वहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी जब न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे भी आपको जानना होगा। RNA जो होता है 80% ऑफ टोटल सेलुलर RNA होता है। mRNA कितना होता है, 5% ऑफ टोटल सेलुलर RNA। tRNA कितना होता है, 15% ऑफ टोटल सेलुलर RNA होता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये बेसिकली हम लोग देखते हैं rRNA, मतलब राइबोसोमल RNA। ये कहाँ होता है, फाउंड इन राइबोसोम एंड प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस। और ये क्या होता है, प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक DNA। और कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियस में, tRNA। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ RNA कौन है, rRNA। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है और वहाँ पे स्टेबल होता है। और ये लेस स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारे पास प्रोटीन बन जाएगी वैसे ही इसके न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। और ये स्मॉलेस्ट tRNA क्या होता है, स्मॉलेस्ट RNA होता है अप टू 80 न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, ये क्या करता है rRNA, जब ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है तो अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है, किसके लिए, tRNA और mRNA के लिए। तो अभी हम कुछ देर पहले पढ़े भी हैं कि mRNA की स्ट्रैंड जो होती है वहाँ पे जब स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करता है तो वहाँ पे 18S RNA क्या कर रहा था, रिकॉग्नाइज कर रहा था, और उसके पास बाइंडिंग साइट थी इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि tRNA और rRNA को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। क्यों tRNA, अभी हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो पूरा राइबोसोम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। बट अभी याद रखिएगा कि इट प्रोवाइड द बाइंडिंग अटैचमेंट साइट द tRNA एंड mRNA। mRNA क्या करता है, एक्ट एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए प्रोटीन, ये मान लीजिए टेम्पलेट है और इसके पास न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे जिनको हम लोग बोलते हैं कोडॉन। ओके, और उस कोडॉन में इस एमिनो एसिड को सिंथेसिस होना है, किसको नहीं होना है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या करता है, टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, कैरियर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, tRNA क्या करता है, कैरियर ऑफ अमीनो एसिड होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के समय अमीनो एसिड को ले जा करके पहुंचाता है और तब पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एडेप्टर RNA भी बोलते हैं। और इस सॉल्युबल RNA भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सॉल्युबल। तो आपको याद रखना है, एडेप्टर RNA किसको बोलते हैं, सॉल्युबल RNA किसको बोलते हैं, कैरियर RNA किसको बोलते हैं, तो tRNA को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, tRNA का 2D स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर, ये हम लोग जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइबोसोम भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अभी तक देखें किस तरीके से यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है RNA ट्रांसक्रिप्ट की, और कितने टाइप के RNA यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो आप लोग इसी तरीके से लेक्चर को देखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लेक्चर को अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए, ठीक है, जिससे उनको भी बेनिफिट हो। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको नोट डाउन करिए।